Hello friends, welcome back in my next video and third part of कार्बोहाइड्रेट। अपन ने कार्बोहाइड्रेट के पार्ट फर्स्ट और कार्बोहाइड्रेट के पार्ट सेकंड को डिस्कशन कर चुके हैं। अभी अपन थर्ड पार्ट को डिस्कशन करते हैं और थर्ड पार्ट में भी कुछ टॉपिक बचे हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन। ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन जो कंपोनेंट है वो एक किस प्रकार का कंपोनेंट है? पहली चीज, ये एक हेट्रो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। हेट्रो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। दूसरी चीज, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है कि ये है पॉलीसेकेराइड है, लेकिन पॉलीसेकेराइड की जो रिपीटेटिंग यूनिट है वो रिपीटिंग यूनिट या अपन कहें सब यूनिट, वो सब यूनिट किसकी बनी होती है? डाई सेकेराइड की रिपीटिंग यूनिट से बनी होती है। तो इसकी सब यूनिट जो है वो किसकी बनी होती है? डाई सेकेराइड के रिपीटिंग से बनी हुई होती है। इसका मतलब प्रत्येक सब यूनिट जो है वो एक डाइसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड जो है वो आपस में मिलकर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें कितनी सब यूनिट हुई? 2 सब यूनिट प्रेजेंट है, सब यूनिट फर्स्ट और सब यूनिट सेकंड। लेकिन प्रत्येक सब यूनिट भी क्या है? एक डाइसेकेराइड की रिपीटिंग सीक्वेंस पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि इसका फंक्शन या कहां पाया जाता है, तो ये जो है मेन प्रेजेंट इन मेमेलियंस के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू में, या अपन कहें कनेक्टिव टिश्यू, या फिर अपन कहें जॉइंट्स में। इसके अलावा अपन बात करें तो कार्टिलेज, टेंडॉन्स में, स्किन में, या वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में। इन सभी जगह पर एक्स्ट्रा सेलुलर या कनेक्टिव टिश्यू के रूप में देखने को मिलता है ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन, जो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, जो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और जो सेल या सेल्स के जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस हैं उनके बीच में ये एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में भी काम करता है। या फिर ये कुछ एक्स्ट्रा अगर अपन वर्क करें इसका या अपन इसकी बात करें तो ये काफ़ी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में भी काम
करते हैं, या दो सेल्स के बीच में अध्ययन का भी काम करता है, जिसके कारण से वो सेल्स है वो आपस में कनेक्ट रहती है। इसमें याद रखने वाली चीजें हैं, मैंने आपको बताई अभी आपको कि ये एक हेट्रोपोलीमर है या हेट्रोपोलीसेकेराइड है। दूसरी चीज, इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज पाया जाता है, ये ध्यान रखें, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अभी बताऊंगा आपको नेगेटिव चार्ज किस लिए पाया जाता है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रिपीटेड किससे बनती है, डाइसेकेराइड से बनती है। और डाइसेकेराइड से बनती है तो इसमें दो प्रकार के शुगर प्रेजेंट हैं। पहला शुगर जो है वो तो आ जाएगा यूरोनिक एसिड शुगर, और सेकंड आ जाएगा एमिनो शुगर। इसका मतलब इसमें दो प्रकार के शुगर हैं, यूरोनिक एसिड शुगर है, और दूसरा एमिनो शुगर है। अब इनमें अपन देखें, एमिनो शुगर में गैलेक्टोज भी हो सकता है और ग्लूकोज भी हो सकता है। अब अपन इनकी स्ट्रक्चर देखें। जैसे पहले अपन देखें यूरोनिक एसिड का मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी जो मोनोसेकेराइड है उसके प्राइमरी एल्कोहल जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होना, और वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से बनने वाला जो मोनोसेकेराइड है उसको अपन क्या कहते हैं, यूरोनिक शुगर कहते हैं या यूरोनिक एसिड कहते हैं। और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, ग्रुप यूरोनिक एसिड, जो मैंने आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर बताई थी। ये अपनी एक डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर में से आपने बताया था इसका जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूक्यूरोनिक एसिड बोलते हैं। इसी की अगर अपन एक साइक्लिक फॉर्म बनाएं तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी अपन इसको डिनोट करेंगे। जैसे या फिर अपन इसको ऐसे लिखें, तो इसके ऊपर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या यूरोनिक एसिड कहें या ग्लूक्यूरोनिक एसिड कहें, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण से ग्लूकोज एमिनोग्लाइकेन के ऊपर कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो आपने आ गई यूरोनिक एसिड शुगर की स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर है एमिनो शुगर। एमिनो शुगर के बारे में भी अपने डिस्कशन किया था कि एमिनो शुगर जो है वो कैसा होता है। अब मैं एक बार इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ करेक्शन करके। जैसे इसको तो अपन लिखिए CH2OH, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1 2 के ऊपर जो एक एमिनो ग्रुप आकर अटैच होता है, और इसी एमिनो एसिड से या एमिनो ग्रुप से अटैच होता है
कौन सा ग्रुप? एन एसिटाइल ग्रुप, और इसीलिए इसको नाम देंगे अपन एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ये डिस्कशन अपन कर चुके हैं पहले कि एमिनो शुगर है, उसके एग्जांपल है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, जो मैंने आपको बताया था किसमें प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट है, एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई इन काइटिन। तो सेकंड स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। इस प्रकार से एक तो ग्लूकोनिक एसिड और एक बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, इसकी जगह हो सकता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोज एमिन। इन दोनों की स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती है, ठीक है। अभी जुड़ने का जो कंडीशन है कि दोनों कैसे जुड़ते हैं या कैसे डाइसेक्राइड बनाते हैं वो अभी अपन देखते हैं। जैसे अपन सबसे पहले अपन डिस्कशन करें, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ जीएजी। तो अपन कहें कि इसमें जितने भी जीएजी हैं या ग्लूकोज एमिनोग्लाइकेन है वो सभी कैसे हैं, तो होते हैं सल्फेटेड होते हैं, या सल्फेट ग्रुप उनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब अपन एक लाइन कहें, ऑल जीएजी आर सल्फेटेड, ठीक है। अपनी लाइन करेंगे ऑल जीएजी आर सल्फेटेड, बट एक्सेप्शन की बात करें हाइलुरोनिन, या अपन कहें हाइलुरोनेट या हाइलुरोनिक एसिड कहें, ये एक ऐसा है जिसमें नॉन सल्फेटेड है। इसी सभी स्टूडेंट हैं वो नोट करें कि एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन सल्फेटेड है, अदरवाइज सभी जीएजी वो कैसे हैं, सल्फेटेड है, सभी के बीच में सल्फेट ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपन सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ही देखें पहले, इसी की ले लें हाइलुरोनिक की, और हाइलुरोनिक की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन बनाएं यहां पे, तो अपन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आगे किसी एक्स्ट्रा डाइसेक्राइड के साथ में जुड़ा होगा। अपन यहाँ डाइसेक्राइड इसकी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपन जब बनाए ये अपन देखते हैं, तो अपन सबसे पहले देखिए हाइलोरोनिक के अंदर दोनों जो डाइसेक्राइड हैं वो बॉन्ड कौन से बनाते हैं, तो यहाँ पे जो OH बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन नंबर 3 पर जो OH है इसके साथ में इसका जो OH है वो बॉन्ड बनाएगा, तो इसे अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो हाइलोरोनेट जो है उसके अंदर जो बॉन्ड है डाइसेक्राइड का वो कौन सा पाया जाएगा, बीटा 1/3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर अपन कंप्लीट करें,
यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर कार्बन पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी आ जाएगी, हाइलुरोनिक एसिड की स्ट्रक्चर है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सल्फेट का रेजिड्यू प्रेजेंट नहीं है, एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया अपना हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड की भी अपन बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड है वो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट के रूप में वर्क करता है। तो इसे पॉज करके आप डायग्राम बना सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक एक्ट एज ए लुब्रिकेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। इम्पोर्टेंट लुब्रिकेंट और इसके अलावा प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू या अपन ये कहें इंपॉर्टेंट जो लुब्रिकेंट है वो किसमें दिखाए अपन, जितने भी जॉइंट्स है बोन्स के उनके अंदर लुब्रिकेंट के रूप में वर्क करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। और आई की जो विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, ये अपना जो आई का चैम्बर है विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, उसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है या हाइलुरोनेट है वो प्रेजेंट होता है। अब दूसरी चीज देखें कि हाइलुरोनिक जो एसिड है वो काफी लॉन्ग या बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसकी सभी डाइसैकेराइड यूनिट जो है ऑल सैकेराइड यूनिट linked by beta 1,4 बॉन्ड। तो और सभी जितनी भी डाइसैकेराइड्स हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहती है। तथा ये एक जो मॉलिक्यूल है वो एक लार्ज कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, जिसमें 250 से लेकर 250 से 25,000 तक डाइसैकेराइड रेजिड्यू पाए जाते हैं। कितनी रेजिड्यू हैं, 250 से लेकर 25,000 सैकेराइड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी चीज इसकी अपन एक बात करें डिस्कस, हाइलुरोनेट की बात करें अपन कि जितने भी जीएजी हैं वो प्रोटीन के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं और प्रोटीन को अटैच करके वो बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। तो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं वो किससे बने होते हैं, जीएजी प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए बायोमोलिक्यूल्स हैं। और एक्सेप्शन की बात करें अपन, इसका मतलब ऑल, अपने एक लाइन कहें कि ऑल जीएजी अटैच विथ प्रोटीन एंड फॉर्म proteoglycan. All GAG can be produced proteoglycan, and exception
हाइल्यूरोनेट, ये एक एक्सेप्शन है, इसे नोट कर लें कि एक ही जीएजी है हाइल्यूरोनेट जो नॉट प्रोड्यूस प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, इसको नोट कर लें। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जीएजी है जो प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो आ जाएगा हाइल्यूरोनेट। अब इसका अपन सेकंड एग्जांपल लें। हिपेरेन सल्फेट। हिपेरेन सल्फेट है, उसको अपन देखें तो अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में हिपेरिन, जो सभी का सुना हुआ सा टर्म है। हिपेरिन क्या है, और हिपेरिन के बीच में जो डाइसेकेराइड है, या हिपेरिन के अंदर जो डाइसेकेराइड है उसकी स्ट्रक्चर देखें। सेम स्ट्रक्चर वो की वही है कि पहला जो है वो तो आ जाएगा यूरोनिक एसिड, और यहाँ पे आ जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है, जबकि हाइलोरोनिक के अंदर मैंने बताया था आपको 1/3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब इसमें अपन देखें कि हिपेरेन जो है वो क्या है, एक सल्फेटेड है। हिपेरेन एक सल्फेटेड है, और यहाँ पर अपन सल्फेटेड की स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर एक तो ये सल्फेट, और इसके अलावा एक ये सल्फेट, तो ये सल्फेटेड मॉलिक्यूल है। अब अपन इसकी बात देखें
कि मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो अपन देखें कि सबसे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो आ जाएगा हिपेरिन। और हिपेरिन के अंदर अपन देखें कि 2.5 सल्फेट जो है वो प्रेजेंट पर डाइसैकेराइड रेजिड्यूज। इसका मतलब 2.5 सल्फेट है वो प्रत्येक डाइसैकेराइड रेजिड्यूज के अंदर प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, या अपन कहें नेगेटिवली या मोस्टली चार्ज मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे हिपेरिन। ये इसकी स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज अब अपन देखें रोल। एक जनरल सी कॉमन सी अपने को पता है कि हिपेरिन या हिपेरिन जो है वो एक्ट एज ए एंटी कोएगुलेशन के रूप में पाया जाता है, या अपन कहें ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, एंटी कोगुलेंट है तो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाएगा। और दूसरी चीज अपन कहें तो ये वाउंड रिपेयर, किसी प्रकार के घाव हैं उनको रिपेयर करने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए या एंटी कोगुलेंट के रूप में वर्क करता है। ठीक है। दूसरी चीज हिपेरिन जो है वो ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये अपन कहें इंट्रा सेल्यूलर ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल। इम्यूनिटी की जो मास्ट सेल है उसके अंदर जो इंट्रासेल्युलर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनके अंदर भी हिपेरिन प्रेजेंट होता है, जो ऑल्सो हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, या ब्लड क्लॉटिंग को मतलब रोकने के लिए तो अपन कहें ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाएगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है। एंटी कोगुलेंट बोल रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है। अब अपन बात करें इसका अदर यूज जो है वो किस में है। किसी प्रकार के जो सर्जिकल कंडीशन है या मेडिकल कंडीशन है, पोस्ट सर्जिकल कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग को अपन रोकते हैं या ब्लीडिंग को रोकने जमने से रोकने के लिए अपन यूज में लेते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए, तो उस टाइम पर अपन एंटी कोगुलेंट के रूप में इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक, तो ये था हिपेरिन। नेक्स्ट अपन बात करें
कॉन्ड्रोइटिन, ये भी एक एग्जाम्पल है किसके, जीएजी के एग्जाम्पल चल रहे हैं। कॉन्ड्रोइटिन, और कॉन्ड्रोइटिन को अपन कहते हैं डर्मेटोन सल्फेट। डर्मेटोन सल्फेट। अब अपन देखें पहली विशेषता कि मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला जीएजी जो है वो कौन सा है, कॉन्ड्रोइटिन है, या अपन कहें मोस्ट अबाउंडेंट जीएजी, मोस्ट अबाउंडेंट जीएजी, इसको नोट करें, अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज ये कैसा है, सल्फेटेड एक मॉलिक्यूल है, और इसमें जो डाइसेक्राइड है उसके अंदर कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट तो आ जाएगा ग्लूकोज, और सेकंड आ जाएगा ग्लैक्टोज। और प्लस सेकंड आ जाएगा ग्लैक्टोज, और ये तो किस फॉर्म में होगा, ग्लैक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर ये जो है वो होगा यूरोनिक एसिड की कंडीशन के अंदर। अब इनकी स्ट्रक्चर वापस सेम वैसे की स्ट्रक्चर है जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, सेम वो स्ट्रक्चर वापस बनेगी इसके अंदर भी, और बॉन्ड जो है डाइसेक्राइड के बीच में वो बन जाएगा बीटा 1/3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेम ये बॉन्ड देखने को मिलता है, और इसकी विशेषता मैंने बताई थी, मोस्ट अबाउंडेंट जीएजी है इन मेमेलियन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और डाइसेक्राइड कंपोजिशन बता दिया मैंने, इसमें ग्लैक्टोज एंड एसिटाइल ग्लैक्टोज एमाइन देखने को मिलता है। ये कॉन्ड्रोइटिन जो है वो कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेटेड या 6 सल्फेटेड हो सकते हैं। ये जो इनके नाम हैं कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, ये सिर्फ वेरी करते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फेट के मॉलिक्यूल पर, कितने सल्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके आधार पर ये डिपेंड करते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो है केराटिन। ये केराटिन सल्फेटेड है, ये अपन इसको ध्यान दें, ये जो केराटिन है वो नहीं है, ठीक है, ये क्या नहीं है,
केरेटिन नहीं है जो फाइब्रिक प्रोटीन होती है। यहाँ पर अपन केरेटिन की बात कर रहे हैं जो किसका एग्जाम्पल है, जीएजी का एग्जाम्पल है। इसकी कुछ विशेषता है, जैसे डाइसेक्राइड। सभी जीएजी के अंदर जो सब यूनिट है वो एक डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहला जो कंपोनेंट है वो तो है यूरोनिक शुगर, और सेकंड कंपोनेंट बताया था मैंने आपको एमिनो शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कि जितने भी जो जीएजी हैं उन सब के अंदर डाइसेक्राइड के रूप में यूरोनिक एसिड, यूरोनिक शुगर और एमिनो शुगर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूरोनिक एसिड, मतलब यूरोनिक एसिड के स्पेस पर या स्थान पर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरोनिक एसिड रिप्लेस बाय गैलेक्टोज, तो यहाँ पर गैलेक्टोज प्लस एमिनो शुगर देखने को मिलते हैं। जैसे अपन अभी इसकी स्ट्रक्चर देख लें एक बार, इसकी ये थोड़ा सा नोट कर लें कि जितने भी डाइसेक्राइड है सब में यूरोनिक एसिड और एमिनो शुगर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो केराटिन सल्फेट है उसमें एक्सेप्शन है, यूरोनिक एसिड की जगह क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अपन जोड़ें एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन, और यहाँ से जो बॉन्ड है वो इसके बॉन्ड बन जाएगा अपने 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसमें सीधा सा है बीटा फॉर्म में है ये, तो ये इसका बन जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट बॉन्ड बनाएगा ये बनाएगा इसके थ्रू। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो 3 नंबर कार्बन से बनता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, केराटिन की स्ट्रक्चर है। यदि अपन कहें केराटिन सल्फेटेड, तो केराटिन सल्फेटेड अपन बना सकते हैं केराटिन सल्फेट तो इसकी ये जाएगी केराटिन सल्फेट। तो इसमें ये जो कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज, और ये कंपोनेंट आ जाएगा ग्लूकोज एन एसिटाइल, या अपन कह सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, और कनेक्टेड है बीटा 1,4 ग्लाइको
साइडिक लिंकेज के द्वारा। अब अपन जो जीएजी हैं वो तो किस में डिस्कशन किया था, डायग्राम बना लिया इसने, डायग्राम डिनोट कर लो। जैसे अपन ने अभी डिस्कशन किया जीएजी, लेकिन जीएजी किसका विशेष करेक्टर है, मेमेलियंस का करेक्टर है। ये मेमेलियन के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी या अपन कहीं मैट्रिक्स के रूप में वर्क करता है। लेकिन इन प्लांट्स जीएजी क्या है, एब्सेंट है। जीएजी एब्सेंट है, लेकिन इन प्लांट लाइक जीएजी इनमें पाया जाता है पैक्टिन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल्स में जो जीएजी प्रेजेंट है उसके कंपेयर प्लांट्स के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सी है, तो है पैक्टिन। और पैक्टिन क्या है अपन नॉर्मली सभी जानते हैं, पैक्टिन इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर एक बेसिक कंपोनेंट है जो पैक्टिन ग्रुप में पाया जाता है। और पैक्टिन की भी अपन बात करें अपन कहें मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, इट ऑल्सो हेट्रो पॉली सेकेराइड। जीएजी भी कैसा है, पॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। और पैक्टिन भी कैसा है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। चार्ज की बात करें, इट ऑल्सो नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल। जीएजी भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। और पैक्टिन भी कैसा है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। और पैक्टिन मॉलिक्यूल जो है अपनी हार्डनेस या अपनी स्ट्रेंथ के लिए अटैच करके रखता है ये कैल्शियम मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, कैल्शियम पॉजिटिव मॉलिक्यूल है और पैक्टिन एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, जिसकी इन दोनों के साथ में कैल्शियम की प्रेजेंस शो करती है मजबूती या अपन कहें हार्डनेस के लिए या स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए है ये, स्टेबिलिटी के लिए यूज में लिया जाता है ये। अब अपन नेक्स्ट बात करें, एक मिनट। ठीक है, तो पैक्टिन की अपन बात कर रहे थे, तो पैक्टिन भी कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। इसमें देखे जाए तो इसके जो रेजिड्यू है वो कौन सा है, सब यूनिट की बात करें
इसकी सब यूनिट है ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड। उसके अंदर भी सेम ऐसे था, उसमें ग्लूकोयूरोनिक एसिड कह रहे थे अपन, लेकिन था क्या, यूरोनिक एसिड, और इसमें भी ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट है। और ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड की बात करें तो भी इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे वो टिफिन वाला आवाज लगा रहा। तो इसमें भी सेम जो सब यूनिट है वो ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड है। और इसके अलावा इसके आधार पे अपन कह सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा अगर अपन ये कहें कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है तो इसमें रेमिनोज है। रेमिनोज के अलावा डी जाइलोज है, जी जाइलोज, और डी एपियोज। डी एपियोज। तो इसके अंदर मोस्टली जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो तो पाई जाएगी ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड की मेन ब्रांच। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर इसमें पाए जाते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अकॉर्डिंग तो रेमनोज है, डी जाइलोज है और डी एपियोज है। इस प्रकार की एक्स्ट्रा मोनोसेकेराइड्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल शुगर भी देखने को मिल सकते हैं, जो नॉर्मली गैलेक्टोज है वो भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली गैलेक्टोज जो है वो इस कंडीशन में पाया जाता है गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। इसके कारण से इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या स्टेबलाइजेशन करने के लिए इसमें कैल्शियम के या पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं या आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पैक्टिन है वो प्लांट्स में एक्ट एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में देखने को मिलती है, जबकि मैमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है या कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में पाई जाती है जीएजी। तो ये था अपना पैक्टिन। इसके अलावा कई बार ऐसे टर्म आता है जैसे लैक्टिन। लैक्टिन कि व्हाट इज लैक्टिन, या लैक्टिन से रिलेटेड कोई सेंटेंस पूछे जाते हैं कि लैक्टिन क्या है। तो लैक्टिन अपन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है, इट इज ए, ये अपन कहें शुगर बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, शुगर बाइंडिंग प्रोटीन है। इसका मतलब है क्या, ये प्रोटीन है, लेकिन किसके लिए स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक होती है शुगर के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स ये है वो वायरस यूज में लेते हैं। और वायरस किस लिए यूज में लेते हैं, अपने होस्ट के स्पेसिफिक बाइंडिंग या अटैच होने के लिए यूज में लेते हैं। और वो वायरस जो हैं वो अटैच होते हैं कि अपनी जो सेल्स है जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट के शुगर प्रेजेंट हो या मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हो या ओलिगोसेकेराइड्स प्रेजेंट हो, उनके साथ आकर अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ लैक्टिन। इसके अलावा ये अपन इसकी बात करें अपन मेनोज 6-फॉस्फेट। मेनोज 6-फॉस्फेट जो है वो पाया जाता है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में, इसमें लाइसोजाइम के लिए या लाइसोसोम के लिए, लाइसोजाइम नहीं लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर भी देखने को मिलता है। ये सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। और ये किसको डिटेक्ट करता है,
इस मोनोसेक्राइड के रूप में डिटेक्ट करता है। तो जो प्रोटीन है वो तो कैसी है, लेक्टिन, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में वो किसको यूज में लेती है, मेनोज 6 फॉस्फेट को रूप में यूज में लेती है। तो ये भी एक्ट एज ए लेक्टिन के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा लेक्टिन के कुछ एग्जाम्पल या लेक्टिन से रिलेटेड अपन देखें, जैसे स्लेक्टिन है। स्लेक्टिन जो है वो ब्लड वेसल्स है या ल्यूकोसाइट्स है, उनके ऊपर एक्सप्रेस होने वाली एक प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, या एक सेल से दूसरी सेल को एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए या अटैच करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो स्लेक्टिन भी है वो किसके ऊपर प्रेजेंट पाई जाती है, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर एक्सप्रेस होती है। ल्यूकोसाइट्स के ऊपर एक्सप्रेस होती है और ब्लड वेसल्स के अंदर हेल्पफुल होती है। और ये स्लेक्टिन जो है वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। ये था इसका बेसिक। इसके अलावा अपन देखें कि जो ग्लाइकोसाइलेशन है, मैंने आपको कल भी बताया था, एन ग्लाइकोसाइलेशन और सेकंड बताया था ओ ग्लाइकोसाइलेशन। एन ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो कौन से एमिनो एसिड के ऊपर आके अटैच होते हैं, तो यहाँ पर एस्पार्जिन एमिनो एसिड के कौन से ग्रुप के ऊपर, एमिनो ग्रुप के ऊपर आकर कोई भी शुगर है वो अटैच होती है। तो ये इस प्रकार का जो लिंकेज है वो क्या कहलाएगा, एन ग्लाइकोसाइलेशन, जो किस प्रकार में या कौन सी प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस किया जाता है, उसी टाइम पर उन प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ यदि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर करती है और उसी में किसी प्रकार का एडिशन या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, तो साथ साथ होता है, तो उसको तो बोलते हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यदि कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में उसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अपन बात कर रहे हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कि जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वैसे वैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर कर रही है, ये राइबोसोम है, और यहाँ से प्रोटीन जो है वो एंटर कर रही है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसमें किसी प्रकार की यदि मॉडिफिकेशन होंगी, जैसे अपन एक बात करें एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा और यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो कौन सा होगा, एस्पार्जिन, और एस्पार्जिन पर आके जुड़ेगा ओलिगोसेकेराइड। अपन बात करें कौन सा ओलिगोसेकेराइड आकर जुड़ता है कौन से में, को ट्रांसलेशनल के अंदर। तो जैसे सबसे पहले आके जुड़ेगा 14 रेडियम वाला ओलिगोसेकेराइड, जिसमें से अपन इसमें देखें 9 तो मेनोज, इसके अलावा 3 ग्लूकोज हो जाएंगे और 2 है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 रेजिड्यू। तो सबसे पहले ये जो कंपोनेंट है या जिनका जो ओलिगोसेकेराइड है, इन 14 मोनोसेकेराइड्स का, वो आकर किस पे अटैच होगा, एमिनो ग्रुप पर अटैच होगा, और वो एमिनो ग्रुप किसका होगा, एस्पार्जिन पर अटैच होता है।
एस्पार्जिन के एमिनो ग्रुप पर आकर ये अटैच होता है। और इसके बाद में इसका मतलब फर्स्ट मॉडिफिकेशन तो कहाँ पे हुआ है, एन एसिटाइल इसके ऊपर हो गया। इसके अलावा कोई भी यदि मोनोसेकेराइड्स या और भी कोई ओलिगोसेकेराइड्स आके जुड़ेंगे तो बाद में इनसे आकर जुड़ते रहेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसमें को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, तो 14 रेजिड्यू ओलिगोसेकेराइड का मॉलिक्यूल इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो किससे आकर जुड़ता है, एस्पार्जिन के एमिनो ग्रुप पर। ठीक है। और सेकेंड प्रकार का जो अपन देखें तो आ ही जाएगा ओ ग्लाइकोसाइलेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, सीरीन एंड थ्रियोनिन एमिनो एसिड के एल्कोहल ग्रुप OH पर आकर शुगर जुड़ते हैं, तो ये पहला कहलाएगा ओ ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक टॉपिक्स है वो कंप्लीट होते हैं। या कुछ और भी जो टॉपिक्स हैं या किसी को स्टूडेंट्स को रिक्वायर हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सजेस्ट करें। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए भी हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक तो, और किसी प्रकार के आपके सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।